हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समुच्चय होता क्या है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यह वक्त संग्रह क्या, समुच्चय क्या होगा? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि सभी संग्रह समुच्चय नहीं हो सकते, लेकिन सभी समुच्चय संग्रह होंगे। ठीक, केवल वह संग्रह जो सुपरिभाषित है समुच्चय होंगे। ठीक है, यानी कि सुपरिभाषित जो संग्रह सुपरिभाषित है वही समुच्चय होंगे। अब कोई संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं है उसका पता हम कैसे करें? ठीक, कोई संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं है इसकी जांच के लिए हमारे पास दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है हमारे पास संग्रह के लिए एक नियम होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए। ठीक, अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सम संख्याओं का संग्रह। ठीक, हमारे पास सम संख्याओं का संग्रह है। तो अब हम देखते हैं क्या इसमें दो आ सकता है? हाँ, दो इसमें होगा, क्योंकि दो क्या है? दो एक सम संख्या है और ये संग्रह किसका है? सम संख्या का संग्रह। 4 इसमें हो सकता है क्योंकि 4 भी एक सम संख्या है। 6 इसमें हो सकता है क्योंकि 6 भी एक सम संख्या है। 5 इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि 5 एक विषम संख्या है। 3 इसमें हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से हमें पता है कि जितनी भी सम संख्या होंगी वो सारी इस संग्रह के अंदर होंगी। ठीक है, तो दूसरा, अब ये समझ में, अब दूसरा बिंदु देखते हैं हम। अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए संग्रह अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम देखते हैं 3 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, हमारे पास है 3 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह है। अगर हम किसी व्यक्ति अगर हम मोनू से पूछें कि 3 सबसे खतरनाक जानवर बताओ कौन कौन से हैं, तो हो सकता है उसके लिए सबसे खतरनाक जानवर शेर हो, दूसरा हो सकता है चीता हो, और तीसरा हो सकता है बंदर हो। लेकिन अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति सोनू से पूछें कि उसके लिए सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हो सकता है उसके लिए सबसे खतरनाक जानवर सांप हो सकता है उसके लिए सबसे खतरनाक जानवर बिच्छू हो और बंदर। ठीक, अगर हम 3 सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है इनके बारे में अगर किसी तीसरे व्यक्ति से पूछते हैं तो हो सकता है उसका आंसर इनसे अलग हो। ठीक, तो अब यानी कि 3 सबसे खतरनाक जानवरों का जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ठीक है, अब ये देखते हैं कि समुच्चय है या नहीं। अगर मैं मोनू से पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताओ कौन कौन से हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हम फिर से सोनू से पूछें कि अंग्रेजी वर्णमाला के
स्वर बताओ कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, ए ई आई ओ यू। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। भले ही किसी व्यक्ति का आंसर ई ए ओ यू आई हो, ठीक, हो सकता है ये आंसर हो। ध्यान रखना कि जो समुच्चय है, समुच्चय में कर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म का कोई महत्व नहीं है। आगे आप इन अवयवों को आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क, ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं समुच्चय के अवयव। ठीक है, अब समुच्चय के अवयव देखते हैं क्या है। समुच्चय के अवयव, तो इसे देखते हैं क्या होते हैं। समुच्चय की वस्तुओं को ही समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है, जो समुच्चय की वस्तु है, समुच्चय की वस्तुओं को ही हम समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या है, समुच्चय के अवयव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समुच्चय को निरूपण कैसे करेंगे। ठीक, जो समुच्चय है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए बी सी डी आदि, यानी कि बड़ी एबीसीडी से प्रदर्शित करते हैं समुच्चय को। ठीक, ऐसे ही अगर हम समुच्चय के अवयव की बात करें, तो जो समुच्चय के अवयव है, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए बी सी डी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो समुच्चय को हमने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया हुआ है, और जो इसके अवयव हैं उन्हें हमने अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कुछ। यदि कोई वस्तु ए अवयव है समुच्चय ए का, तो इसे कैसे लिखेंगे। ठीक, इसे हम लिखेंगे कि ए, हम इसका यूज करेंगे, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ है सदस्य है, और इंग्लिश में से कहते हैं बिलोंग टू। ठीक, अब इसे पढ़ेंगे कैसे, इसे हम पढ़ेंगे कि ए सदस्य है समुच्चय ए का। ठीक, अब अगर हम ये कहें, यदि वस्तु ए अवयव नहीं है समुच्चय ए का। ठीक, यदि वस्तु ए अवयव नहीं है समुच्चय ए का, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एप्सिलॉन लिखा और एक तिरछी लाइन। ठीक, इसे, इसका हिंदी में अर्थ होगा सदस्य नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश में अर्थ हो, इंग्लिश में इसका मतलब है नॉट बिलोंग टू। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, हम इसे पढ़ेंगे कि जो
वस्तु ए है या अवयव ए है वो सदस्य नहीं है समुच्चय ए का, या ए नॉट बिलोंग टू ए, या इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं ए बिलोंग टू ए। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लो कि हमारे पास कोई समुच्चय है, हमारे पास कोई समुच्चय बी है, ठीक, और जो इसके अवयव हैं वो है 2, 4, 3, 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2 बी, 4 बी, 6 बी, 1 बी। अब हम देखते हैं कि जो ये अवयव है ये इसका सदस्य है या नहीं, 2 जो है वो बी का सदस्य है या नहीं। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि जो बी 2 है वो बी समुच्चय बी के अवयव में है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ठीक, 4 इसमें है तो 4 सदस्य है समुच्चय बी का, 6 जो है समुच्चय बी का सदस्य नहीं है क्योंकि ये बी समुच्चय ए के अवयव में नहीं है, तो इसलिए 6 सदस्य नहीं है बी का और 1 भी सदस्य नहीं है बी का। ठीक, अब हम देखते हैं समुच्चय का निरूपण। ठीक है बच्चों, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण हम दो समुच्चय को निरूपित करने के लिए समुच्चय का निरूपण, बच्चों समुच्चय का निरूपण करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं, जिनमें से जो पहली विधि है वह रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक, किसी भी समुच्चय को सारणीबद्ध करने के लिए या रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, सभी अवयवों को एक दूसरे से, सभी अवयवों को एक दूसरे से अविराम यानी कोमा से अलग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में रखते हैं। ठीक, दूसरा अवयवों के कर्म का कोई महत्व नहीं है। 4 नंबर। 5वां है हमारे पास, किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमें इन बिंदुओं का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सभी अवयवों को हम सूचीबद्ध करेंगे, उसके बाद हम उन्हें कोमा के द्वारा अलग एक दूसरे से अलग अलग करेंगे और फिर एक बड़े मझले ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक, अब जब अवयव है, अवयवों के कर्म का कोई महत्व नहीं है। ठीक, और किसी भी अवयव को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये क्या है हमारे पास? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? इसके अवयवों को सूचीबद्ध करेंगे। इसके अवयवों को सूचीबद्ध कैसे करेंगे? हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या गया? दूसरा पॉइंट कि इन सभी को कोमा के द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं। तीसरे पॉइंट में है कि इन्हें एक मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई, ए, ओ, यू, आई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है। आप इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है। ठीक, अब हम लास्ट पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। बी समुच्चय है हमारे पास स्कूल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो अब हम इसकी सबसे पहले तो जो इसके अवयव हैं उन्हें सूचीबद्ध करेंगे, जैसे एस, सी, एच, ओ, एल। ठीक, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हमें किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे ओ दो बार आ रहा तो हम यहाँ पर एक ही बार लेंगे। ठीक है, बस इसमें यही फर्क था। ठीक है, तो यानी कि हम क्या काम करें? किसी भी अवयव को दो बार नहीं लिखेंगे। अगर कोई अवयव दो बार आ रहा होगा तो हम उसे अवयव में, जब हम मझले ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर अवयवों में लिखेंगे तो हम उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक, अब दूसरी विधि है हमारे पास सारणीबद्ध रूप। दूसरा है हमारे पास सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप में क्या है? इसका देखते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक, अब हम इसे सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं, बी। ठीक, एक एग्जांपल हम और देखते हैं, प्राकृतिक 5 से छोटी, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो हमारे पास भी एक ऐसा समुच्चय है जो क्या है? 5 से छोटी सभी संख्याओं का समुच्चय है। तो अब हम इसे सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि बी समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और कैसी है? 5 से छोटी। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं थोड़ा सा कि ए जो हमने ये लिखा, इसका अर्थ है सभी, इसका अर्थ क्या है हमारे पास? इसका अर्थ है सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय।
जो हमने ये दो बिंदी लगाए, इन बिंदु को हम कहते हैं कॉलन। ठीक, और फिर इसके बाद हमने लिखा x। इस पूरे का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है जहां x, इसका अर्थ है जहां x। फिर हम इसके बाद लिखते हैं कोई गुण या नियम। ठीक, अब इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ते रहते हैं कि ए जो है हमारे पास समुच्चय है सभी x का, जहां x फिर कोई गुण या नियम। कोई गुण या नियम क्या हो सकता है? गुण, जैसे यहाँ पे हमने देखा एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये इसका क्या है? इसका एक गुण है कि x का एक गुण है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका गुण क्या है कि x जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यहाँ पे इसका गुण ये है। तो बाद में हम ये गुण या इसे हम नियम भी कह सकते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। अब हम कुछ ऐसे समुच्चय देखते हैं जिनका उपयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है, जैसे n। n क्या है? n जहाँ भी अगर कहीं पे भी आपको मैथ में n लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अगर कहीं पे q लिखा हुआ होगा तो इसका अर्थ है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अगर कहीं पर z लिखा हुआ मिलेगा तो इसका अर्थ है सभी पूर्णांकों का समुच्चय। r प्रदर्शित करता है सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। ठीक, अगर इस पे प्लस का आवेश आ गया तो इसका मतलब है धन, इसका धन, इस पे भी प्लस का आवेश है तो धन। तो q क्या था हमारे पास? सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो q प्लस क्या हो जाएगा? सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। z प्लस क्या हो जाएगा? सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, r किसे प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्याओं को, क्योंकि इस पे धन आ गया तो इसका अर्थ है सभी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक।